हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्म्स यूज इन हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग। चूँकि हम लोग कल पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल बेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेंट यूज़। तो हम लोग उसमें देखें कि हाइड्रोडायनामिक जो जनरल बेयरिंग है वो बेस्ट जनरल बेयरिंग होता है। क्यों बेस्ट होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे, क्योंकि उसमें थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट यूज होता है बिटवीन जर्नल एंड द बेयरिंग। ठीक है, यानी जर्नल और बेयरिंग के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है वो थिक लेयर होता है। ठीक है, विच अवॉइड डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। ठीक है, जब मैं मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट की बात करूँगा उसका मतलब जर्नल और बेयरिंग के बीच में कोई मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? ड्यू टू थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट यूज। ठीक है, हम लोग ये जानते थे हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन में हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग में हम थिक लेयर का यूज करते हैं, वो मेटल कॉन्टेक्ट को यूज करता है और यही हमारा मेन मोटो है। ठीक है, तो हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं टर्म्स यूज इन हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग और वो हम लोग को आगे न्यूमेरिकल वगैरह में यूज करेगा। ठीक है, तो आइए पहले फिगर समझते हैं। ठीक है, ये पूरा एज ए बेयरिंग का फिगर है। ये बेयरिंग है, उसके अंदर जर्नल है। ठीक है, तो जैसे हम डिस्कस किए जब जर्नल बोलेंगे तो उसको साफ्ट बी एज्यूम करना है। ठीक है, इस बेयरिंग के अंदर ये जर्नल या साफ्ट मूव कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे बेयरिंग क्या है, स्टेशनरी है, और जो जर्नल है वो मूविंग है। ये जो डैशिंग लाइन में है, डैश लाइन में है, ये क्या है, बेयरिंग है, बेयरिंग का एक्सिस है। ठीक है, और ये यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा। ठीक है, ये लाइन, ठीक है, ये हम लोग को दिख रहा है, ये जनरल का एक्सिस है। ठीक है, जनरल का एक्सिस यहाँ ओ डैश सेंटर है हमारा बेयरिंग का और ओ सेंटर है हमारा जनरल का। ठीक है, समझ में आ गया, डायग्राम से दिख रहा है। ये जो गैप है जनरल और बेयरिंग के बीच का जो गैप है इसको एच नॉट बोलते हैं। एच नॉट क्या है ये लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी यहाँ पे टर्म्स जो है नोटेशन वो है वो समझते रहिए, आगे जरूर हम लोग एच नॉट क्या है वो देखा जाएगा। ई यहाँ छोटू सा ई दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी किससे, जो हमारा बेयरिंग एक्सिस है उससे और जो हमारा जनरल का एक्सिस है उससे, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये लोग मैकेनिक्स में पढ़े हैं तो इसेंट्रिसिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। ठीक है, ये कैपिटल आर रेडियस है जनरल का, रेडियस है बेयरिंग का, और स्मॉल आर किसका है, हमारा जनरल का रेडियस है। ठीक है, ये लाइन ऑफ सेंटर, वही सेंटर जो है उसको लाइन ऑफ सेंटर बोल रहे हैं। ये भी यानी इसी लाइन पे ये हमारा बियरिंग का भी सेंटर है और उसी लाइन पे हमारा जनरल का भी सेंटर है। ठीक है, ये यहाँ लोड डब्लू लग रहा है। ठीक है, ये नोटेशन देखिए, इसके अलावा भी हम लोग बहुत नोटेशन पढ़ने वाले हैं, पढ़ा जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द जनरल। ओ क्या है, जनरल का सेंटर है। ओ डैश इज द सेंटर ऑफ द बेयरिंग। ओ डैश हमारा क्या है, बेयरिंग का सेंटर है। कैपिटल टी डायमीटर ऑफ द बेयरिंग। ठीक है, स्मॉल टी डायमीटर ऑफ द जनरल। ठीक है, कैपिटल टी क्यों लिए, क्योंकि बेयरिंग हमारा बड़ा है और बेयरिंग के अंदर ही जनरल मूव करेगा। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बेयरिंग। ठीक है, बेयरिंग का लेंथ एल है। सबसे पहले आता है डायमीटरल क्लियरेंस, इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। तो वो कितना होता है, क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर्स ऑफ द बेयरिंग एंड द जनरल। ठीक है, बेयरिंग के डायमीटर और जनरल के डायमीटर के बीच का डिफरेंस हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। ठीक है, डायमीटर क्लियरेंस। ठीक है, अब कुछ स्टार है एक अबाउट डायमीटर क्लियरेंस, क्या स्टार है वो, क्या जानने वाली बातें हैं। द डायमीटर क्लियरेंस सी इन ए बेयरिंग शुड बी स्मॉल इनफ टू प्रोड्यूस द नेसेसरी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, स्मॉल इनफ होना चाहिए, ज़्यादा भी हम लोग करेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, वेलोसिटी रोटेशन नहीं मिलेगा हम लोग को। सो दैट नेसेसरी प्रेशर बिल्टअप विल सपोर्ट द लोड। ठीक है, वेलोसिटी रेडियो ग्रेडियंट हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग को प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा, नेसेसरी प्रेशर बिल्टअप जो हम लोग को लोड को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग को ना ये बहुत ज़्यादा करना है ना ये बहुत कम करना है। ठीक है, बहुत कम करेंगे तो मिनट टू मिनट कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम लोग को ये वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, रेडियल क्लियरेंस क्या होता है,
इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द बेयरिंग एंड द जर्नल। ठीक है, बेयरिंग और जर्नल के रेडियस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, रेडियल क्लियरेंस। और ये क्या है, C1 इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, डी माइनस डी बाई टू, और ये क्या है C/2, डायमीटर क्लियरेंस बाई टू, ये क्या हो गया, रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, नॉर्मल रिलेशन है, यहाँ से हम देख लिए हैं कि डायमीटर क्लियरेंस बाई हाफ किसके बराबर हो गया, रेडियल क्लियरेंस के बराबर। आगे आते हैं, डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो। डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डायमेट्रल क्लियरेंस टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल, यानी C/स्मॉल डी। ठीक है, C/स्मॉल डी, ये क्या बोलते हैं इसको, डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो। क्योंकि ये टर्म्स हम यहाँ देख रहे हैं, कैपिटल डी माई स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। अब आती है इसेंट्रिसिटी, जो कि हम लोग वहाँ देखे थे। इसेंट्रिसिटी ये क्या होता है, इट इज़ द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर O ऑफ द बेयरिंग टू द डिस्प्लेस सेंटर O डैश ऑफ द बेयरिंग अंडर लोड। ठीक है, से क्या है, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बेयरिंग टू द डिस्प्लेस सेंटर O डैश ऑफ द बेयरिंग अंडर लोड, यानी जब लोड लग गया तो क्या हो गया, सेंटर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो वो हमारा क्या बताता है, इसेंट्रिसिटी, वो हम देखे थे अभी। मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस। ठीक है, ऑयल फिल्म थिकनेस की बात यहाँ करा, मतलब लुब्रिकेंट की थिकनेस की बात यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो मिनिमम लुब्रिकेंट का थिकनेस कितना हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि वो ईजिली रन करे विदाउट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, तो वो क्या है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग एंड द जर्नल अंडर कंप्लीट लुब्रिकेशन कंडीशन। ठीक है, H0 की वैल्यू हम देखे थे, ये यहाँ देखिए H0। ठीक है, ठीक है, इसको दूर कर सकते हैं H0 से। H0 क्या है, C/4। ठीक है, C/4 यानी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 4 कर देंगे तो ये हमको मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस मिल जाएगी, यानी इतना हम लोग को लुब्रिकेंट तो देना ही देना है फॉर इजी रनिंग। ठीक है, आगे एटीट्यूड और इसेंट्रिसिटी रेशियो। एटीट्यूड और इसेंट्रिसिटी रेशियो। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे टर्म पूछ देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, और एक बार एग्ज़ाम में आया भी है। जब हम एग्ज़ाम की यहाँ बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आया है एटीट्यूड और इसेंट्रिसिटी रेशियो और डायमीटर क्लियरेंस। ठीक है, ये दोनों टर्म था, और वो आई थिंक 2 मार्क्स में दिया था, और 2 मार्क्स में, एक मार्क्स में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इसेंट्रिसिटी टू द रेडियल क्लियरेंस। ईटा, यहाँ इसको ईटा डिनोट किया गया है, E/C1। ये हमारा क्या है, इसेंट्रिसिटी यहाँ पे C1 माइनस H0 अपॉन C1। ठीक है, C1 माइनस H0 या 1 माइनस H0 अपॉन C1। ठीक है, तो ये हमारा एटीट्यूड या इसेंट्रिसिटी रेशियो हो गया। ठीक है, आप लोग इतना ही लिख के आ जाएंगे तब भी चलेगा, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू E/C0। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, जिसको आगे कर सकता है तो 1 माइनस H0 अपॉन C1 भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए, तो वो था हमारा टर्म्स यूज इन हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू AKT पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो वहाँ भी आ जाता है ये Zn/P, ये जो आप देख रहे हैं, एक एग्जाम में आता है। क्या है ये सब वैल्यू, ये हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले इसको मार्क जैसे कि हम लगाए हुए हैं इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आता ही आता है, या तो ये आता है या तो एक कर्व है जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं मैकी कर्व। ठीक है, मैकी ब्रदर इसको दिए थे, दोनों भाई मिलकर रिसर्च किए थे, और एक कर्व मिला था हम लोग को। ठीक है, उसको हम लोग मैकी कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कल देखा जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड बेयरिंग मॉडल्स फॉर जनरल बेयरिंग, ये टॉपिक देखते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड बेयरिंग मॉडल्स फॉर जनरल बेयरिंग, ये क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए फुल लुब्रिकेटेड जनरल बेयरिंग इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक है,
जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यहाँ पे है, म्यू 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास, Zn अपॉन पी, ठीक है, डी अपॉन सी एंड एल अपॉन डी, ठीक है, एल अपॉन डी ये रेशियो, डी अपॉन सी, और ये हमारा बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर Zn अपॉन पी, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर हमारा बेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा डिपेंड करता है। चलिए जैसे हम लोग 12th में करते थे डायमेंशन एनालिसिस में, वैसे म्यू इज इक्वल टू 5 Zn अपॉन पी कॉमा डी अपॉन सी कॉमा एल अपॉन डी, जहाँ पे वेयर म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। चलिए 5 अब फंक्शनल कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू 33 अपॉन 10⁵ समथिंग होती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, जब इसका कांस्टेंट की वैल्यू निकाला जाएगा। जेड हमारा क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट इन केजी पर मीटर सेकंड। याद रखेंगे जो लोग इस समय एफएम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ जेड की वैल्यू अलग नोटेशन होगा, यहाँ जेड की वैल्यू अलग नोटेशन है, तो घबराना नहीं है। यहाँ जेड हम लोग लेते हैं, वहाँ कोई और नोटेशन होगा, ठीक है, टाउ या म्यू समथिंग है, ठीक है, जो भी हो, तो नोटेशन में गड़बड़ी नहीं करना है। एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द जर्नल इन आरपीएम, ठीक है, हमारा जर्नल का स्पीड आरपीएम में। P इज इक्वल टू बेयरिंग प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टेड बेयरिंग एरिया, ठीक है, प्रोजेक्टेड बेयरिंग एरिया भी हम लोग देखे थे क्या होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, बेयरिंग प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टेड, यानी W अपॉन L टू डी, ये बेयरिंग का प्रोजेक्टेड एरिया है। W लोड जो हमने देखे थे अभी डायग्राम में, अपॉन L इंटू डी एंड लेंथ ऑफ द बेयरिंग इंटू डायमीटर ऑफ द बेयरिंग, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया इसका बेयरिंग का। D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द जर्नल, ठीक है, जर्नल का डायमीटर है हमारा D। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बेयरिंग एंड C इज इक्वल टू डायमीटर क्लियरेंस, ठीक है, ये सब हम देख रहे थे, C देखे थे, लेंथ ऑफ द बेयरिंग देख चुके हम लोग, और डायमीटर ऑफ द जर्नल देख लिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ आते हैं मेन, हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है। द फैक्टर Zn अपॉन P इज टर्म्स एज बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड इज डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। आप लोग घर में बैठे हैं, ठीक है, कोई काम नहीं होगा तो क्या करेंगे, Zn अपॉन पी का डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग यही पाएंगे कि ये डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है। बहुत अच्छे, ट्राई करिएगा एक बार कि सच में सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। वैसे डायमेंशनलेस नंबर है, लेकिन एक बार आप चेक करिएगा। जो फैक्टर है Zn अपॉन पी, उसको एज ए होल, यानी Zn अपॉन पी का एज ए होल हम लोग बोलते हैं बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, ठीक है। और जो वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद Zn अपॉन पी इज कॉल्ड मैकी कर्व, ये कर्व होना चाहिए क्योंकि ये मैकी ब्रदर्स थे, ठीक है, दोनों भाई मिलके ये दिए थे, इसलिए ये मैकी कर्व यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, मैकी ब्रदर दिए थे, यहाँ गलत नहीं है, ये मैकी कर्व होना चाहिए वैसे। द वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद Zn अपॉन पी, यानी Zn अपॉन पी का म्यू के साथ जो वेरिएशन है, ठीक है, या म्यू का Zn अपॉन पी के साथ जो वेरिएशन है, वो कौन बताता है रिलेशन, जो वेरिएशन है वो बताते हैं मैकी दोनों भाई, और उसको हम बोलते हैं मैकी कर्व। एग्जाम में मैकी कर्व के नाम से आता है, ठीक है। वैसे हम लोग ये भी पता है म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन Zn अपॉन पी का रिलेशन क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन बच्चे चूँकि मैकी कर्व नहीं पढ़ते हैं, उस नाम से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन क्या नाम से, उसका दूसरा नाम क्या है उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनको दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैकी कर्व के नाम से ये पढ़ेंगे आप लोग। चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं कर्व, अगली बार दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। द फैक्टर Zn अपॉन पी हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बेयरिंग, ठीक है, जो Zn अपॉन पी का जो वैल्यू है, ठीक है, जो फैक्टर है, वो हम लोग को प्रिडिक्ट करता है कि बेयरिंग का परफॉर्मेंस कैसा होगा, ठीक है, यानी बेयरिंग का परफॉर्मेंस पता करने के लिए हम लोग Zn अपॉन पी का हेल्प लेते हैं। आइए कर देखते हैं हम लोग। ये एक्सिस हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का है, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस हमारा Zn अपॉन पी का है। ये एरिया देखेंगे पी क्यू एरिया, इसको बोलते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन, स्टेबल एरिया है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन या स्टेबल लुब्रिकेशन बोलते हैं। हम लोग को यही एरिया चाहिए, यानी पी से क्यू वाला एरिया, ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन बोलते हैं,
याद करिए, जब हम पढ़ रहे थे उसको हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन ही बोल रहे थे, याद आ गया होगा सबको। एरिया एच से आर को हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन या अनस्टेबल। ये लोग जब वहाँ पढ़े थे तो वहाँ इसका दूसरा नाम बाउंड्री लुब्रिकेशन ही था, ठीक है। तो एच से आर या आर से एस हमारा क्या है, थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन या अनस्टेबल लुब्रिकेशन, ठीक है। आर से क्यू इसको हम बोलते हैं पार्शियल लुब्रिकेशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल लुब्रिकेशन बोलते हैं। जो हमारा आर से क्यू वाला एरिया है उसको हम पार्शियल यानी लुब्रिकेशन यहाँ पे, पर यहाँ पे ज़्यादा है पी से क्यू, फिर यहाँ पे और कम, और यहाँ पे थिन फिल्म यानी थिन लेयर हो जाएगा। एक हम लोग को पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। याद करने के लिए हम लोग क्या करना है, यू बना रहे हैं, यू में यहाँ पे हल्का सा टेढ़ा कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ग्राफ याद करना है तो कैसे याद करेंगे, यू बनाने में थोड़ा साइड में राइट हैंड साइड वाला पोर्शन थोड़ा टिल्ट कर देंगे, और जो टिल्टेड वाला जितना पोर्शन होगा वो थिक फिल्म होगा, लेफ्ट साइड में जो होगा वो थिन फिल्म होगा, और बीच वाला जो एरिया होगा जहाँ पे यू बन रहा होगा वो हमारा पार्शियल लुब्रिकेशन होगा। चलिए इतना तो ये आप कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ये तो याद करने का तरीका है, अपना अपना तरीका अलग। यहाँ पे छोटू सा दिख रहा है पॉइंट ए पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ पे इसको बोलते हैं बियरिंग मॉडुलस। अभी हम लोग जब ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ पे बियरिंग मॉडुलस एक टर्म आता है, ठीक है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, के से। और इस पॉइंट पे यानी पॉइंट ए पे म्यू की वैल्यू मिनिमम होती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है वहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ए है। क्या होता है, कैसे होता है, हम आगे देखेंगे जब इसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। ये के, ठीक है, फॉर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन कंडीशन। कौन सा कंडीशन, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन कंडीशन, यहाँ पे जेड अपॉन पी की वैल्यू 3 टाइम्स होनी चाहिए जो के की वैल्यू है। समझ में आया, के की वैल्यू से 3 गुनी हमारी जेड अपॉन पी की, यानी बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की वैल्यू जेड अपॉन पी से 3 गुनी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 3k इज इक्वल टू जेड अपॉन पी। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर इसी को लेकर हम डिजाइन करेंगे, आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग समझ में आएगा कि ये इसको लेकर कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बस ग्राफ समझे हैं, ग्राफ ही समझ कर रोक देते हैं हम लोग। ग्राफ के पॉइंट बाय पॉइंट ये हम लोग कल समझते हैं, ठीक है। यानी अगला लेक्चर जब होगा, अगला वीडियो होगा, तो हम लोग ग्राफ का पॉइंट बाय पॉइंट समझा जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट 20 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो मैकी कर्व यहाँ पे, मैकी कर्व तक हम लोग रुकते हैं। जेड अपॉन पी यहाँ पे बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थिक फिल्म राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन, या हम लोग इसको हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन बोलते हैं या स्टेबल लुब्रिकेशन। लेफ्ट साइड में हमारा थिन फिल्म लुब्रिकेशन या बाउंड्री लुब्रिकेशन या अनस्टेबल लुब्रिकेशन, ठीक है। बीच में पार्शियल लुब्रिकेशन, और ये पॉइंट ए हमारा क्या है, पॉइंट वेयर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैकी कर्व को डिटेल में हम लोग कल पढ़ते हैं। आज के इतना ही, थैंक यू।